तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 12 कहाँ पर कक्षा 12 2023, ठीक है, कक्षा 12 2023 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। और सभी को लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि अब लास्ट दिन चल रहा है आपका, तो लास्ट दिन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सारी पढ़ाई को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? तो ऑप्शन आपके लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सी हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व या धरती के फूल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी पुत्र। क्या हो जाएगा? पृथ्वी पुत्र, ठीक है। ख नंबर देखिए क्या है? प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी लेखक हैं। तो यहाँ पर किसके लेखक हैं ये? 4 ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर भी। पहला ऑप्शन सदाचार के ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार या मंथन। तो आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य का श्रेय और प्रेय, ठीक है। चलिए अगला देखिए। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी। तो क्या हो जाएगा? जो यशपाल कृत सिंहावलोकन है वो रचना किस विधा की है? कहानी विधा की है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य साधना के लेखक कौन है? साहित्य साधना के लेखक कौन है कि 4 ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा, या कन्हैया लाल कृष्ण प्रभाकर, या डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम विलास शर्मा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? किसके? आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सबरपा, देवसेन, शहरपा, खुमार शासो या शहरपा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शहरपा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नई कविता युग की रचना है, कौन है? शिलालेख। तो आंसर क्या हो जाएगा? यामा, खुशबू, प्रलय सृजन, पुरूरवा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा? पुरूरवा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। 1954, 1943, 1968, 1936। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1943, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। सरस्वती पत्रिका, कल्पना, कवि वचन सुधा, या ज्ञानोदय। तो आंसर क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। राजप्रशस्ति, सिंगारिका, रीति निपुणता, या नीति। आंसर क्या हो जाएगा? रीति निपुणता, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। चलिए। कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र के टटोलते हुए पिता ने पूछा, कहाँ है भीम? बेटा आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणाघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला, ठीक है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों। किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुसाओं में जकड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तूफान की तरह कमरे में घुसे अर्थात उन्होंने तीव्र गति से कमरे में प्रवेश किया। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। उसकी पकड़ से बाहर निकल पाने में लेखक असमर्थ था, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए। मुझे किसके पुतले की याद आ गई, ठीक है। तो मुझे भीम के पुतलों की याद आ गई।
जब लेखक के मित्र ने उन्हें कसकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिया तब लेखक को भीम के पुतले की याद आ गई। रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे तो लेखक ने रेखा से मिलने उनका पुत्र का उसके घर आता है, जिसकी तुलना वह धृतराष्ट्र से करते हुए कहता है कि मेरा मित्र तूफान की तरह तीव्र वेग से मेरे कमरे में घुसा और साइक्लोन यानी चक्रवात की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। मुझे जकड़ने से लेखक को धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, निंदा करते हैं। जब कभी उन्हें मौका मिलता है तो वह बाहरी रूप से स्नेह दिखाते हुए निंदा करना आरंभ करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर की बात करेंगे। धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को प्राणघाती स्नेह में जकड़कर चूर कर डाला। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को नष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो दिए गए गद्यांश में पाठ का शीर्षक निंदा रस एवं लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ कि मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। राधा पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, चलिए कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन के मेघों के समान रूप वाले, उनके नेत्र कमल के समान है। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और न ही उन्हें वहां से मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5वें नंबर की बात करेंगे। तो प्रस्तुत पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। चलिए आगे देखिए, आपको बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। ठीक है, नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जन्म 1906 ईस्वी, स्थान देवबंद सहारनपुर, पंडित रामादत्त मिश्रा। ठीक है, शिक्षा की बात करेंगे तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का स्वाध्याय, खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा ग्रहण की, लेखन विद्या, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध। ठीक है, चलिए भाषा की बात करेंगे तो तत्सम प्रधान शुद्धता साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली की बात करेंगे भावनात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक, नाटकीय। ठीक है, साहित्यिक पहचान की बात करेंगे पत्रकार और साहित्यकार। ठीक है, साहित्य में स्थान की बात करेंगे तो प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार व साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी को हो गई। तो ये सारे जो मोटे मोटे तौर पर आपको अच्छी तरीके से लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार। ठीक है, पिता का नाम श्री रचि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। ठीक है, शिक्षा प्राथमिक शिक्षा सिमरिया की पाठशाला में मैट्रिक मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से, बीए पटना कॉलेज से। ठीक है, ये आपके लिए हो जाए। कृतियाँ की बात करेंगे
तो काव्य रचनाएं रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीति कुसुम, चक्रवाल, सामधेनी, सीपी और शंखहारे को हरिनाम आदि गद्य रचना संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी। अगर हम इनकी उपलब्धियां की बात करें, ठीक है, तो राज्यसभा सदस्य एवं केंद्र सरकार के गृह विभाग से सलाहकार, उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित। ठीक है, मृत्यु 1974 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, ध्रुव यात्रा हिंदी में सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता और आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद रहा है। अपने प्रतिपाद को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए, ध्रुव यात्रा कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की विवेचना एवं वचनबद्धता के पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। इसके साथ ही लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना चाहिए। प्रेम संबंधों की मानसिक जटिलताओं और महत्वाकांक्षाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इस कहानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80। ठीक है, यहाँ पर देखिए, त्यागपथी, श्रवण कुमार, रश्मिरथी, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, आलोक वृत्त खंड काव्य, जो स्वयं विद्यार्थी अपने ज़िला के अकॉर्डिंग याद कर लें। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खंड ख की बात करेंगे, देखिए, संस्कृत का आपका दिया हुआ है गद्यांश। ठीक है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है। संदर्भ की बात करेंगे तो प्रस्तुत पद गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत भाषायाम महत्व नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अनुवाद की बात करेंगे, संस्कृत का जो साहित्य सरस एवं व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य, भाव, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में ही, वैसी अन्यत्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, श्लोक आपको दे रखा है, व्यतिषि जति पदार्थनान्तरम कोऽपि हेतु न खलु वहिरुपाधीनम प्रीतयः संश्रयते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरास बुद्धते चंद्रकांत। ठीक है, संदर्भ की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो हिंदी में अनुवाद की बात करेंगे, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण नहीं होता है। निश्चय ही प्रीति बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित मुहावरों में से लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर यहाँ पर क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सावन हरे न भादों सूखे। ठीक है, इनका क्या करना है, वाक्य प्रयोग करके इसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहला देखिए क्या दे रखा है, आंखों का तारा होना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, सोहन अकेला बेटा होने के कारण अपनी माँ बाप की आंखों का तारा है।
ठीक है। 10 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। वधूत्सव संधि विच्छेद है, ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वधूत प्लस सव, ठीक है। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शूधन आगतम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नायका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय धन अकह, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार ही चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर की बात करेंगे तो सरिताम में विभक्ति और वचन की बात करेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। सर्वस्निम में विभक्ति और वचन की बात करेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अभिराम, अभिराम क्या हो जाएगा, बिना रोके या लगातार और सुंदर, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। बात वात, तो यहाँ पर वार्ता और हवा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। वर मीन्स क्या होता है, दूल्हा और श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्यांशों किसी एक चयन करके लिखिए। जैसे जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक जिसे कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास न करता हो नास्तिक, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला किसे का कहते हैं, जिज्ञासु को कहते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो चलिए उसने 3 पुस्तकें खरीदा, तो उसने 3 पुस्तकें खरीदी, ठीक है। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, तो कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। वीर रस युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि का दुर्दशा को मिटाने जैसी कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह को वीर रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ आप देखिए उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण क्या हो जाएगा, चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अतिजंग में, भूषण चढ़त मरहट अनमय चित्त चाव, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, भौसला के हाथ गढ़कोट है, चढ़त अरिजोट है, चढ़त न मेरु गृसिंग में, तुरकान मम व्योम मान, चढ़त बिनु मन है तो चढ़त बदरंग अवरंग में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यमक अथवा श्लेष अलंकार क्या होता है, तो यमक अलंकार क्या होता है, यमक एक शब्द अलंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार के उदाहरण की बात करेंगे, कहे कभी बेनी ब्याल की चुराए लेनी बीनी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चौपाई अथवा सोठा छंद की बात करेंगे तो चौपाई 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए इस चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होती है, ठीक है, यह आपका हो जाएगा। चौपाई का उदाहरण देखिए, बंदव गुरुपदु पदुम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा, ठीक है। अमीय मुरिमय चूरन चारु, शमन शकल भवरूज परिवारु, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अपने क्षेत्र में प्रदूषण उत्पन्न स्थिति वर्णन करते हुए किसी एक दैनिक समाचार के संपादक के पत्र लिखिए अथवा बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान को ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करिए। यहाँ आप क्या लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश, विषय प्रदूषित पानी के सेवन की बीमारी करने की आशंका। यहाँ भी लिखेंगे मान्यवर, ठीक है। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी आपको लिखना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, मैं पिछले 14 वर्षों से, ठीक है, देखिए जो भी आपको आ रहा हो, ठीक है, तो मैं पिछले 14 वर्षों से श्रावस्ती नगर का स्थायी निवासी हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमारे मोहल्ले में पीने के पानी में अशुद्धता का समावेश अत्यधिक हो गया है, जिसके सेवन से मोहल्ले के निवासी आए दिन बीमारी से ग्रसित रहते हैं। पिछले कुछ समय से हमारे शहर में प्रदूषित पानी के सेवन से दस्त व हैजा जैसे रोगों की संख्या चरम पर है। पानी प्रदूषित होने का मुख्य कारण यहाँ पर स्थापित किए गए कारखाने हैं, जिनसे भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलकर पेयजल को दूषित करते जा रहे हैं, ठीक है। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है
कि इन कारखानों को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए ताकि हमारे जो रिहायशी में रहने वाले निवासियों को प्रदूषित पानी का सेवन न करना पड़े और वह पुनः शुद्ध पेय जल का सेवन करके स्वयं को शुद्ध जीवन दे सकें। आशा है कि आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेकर उस पर यथोचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद प्रार्थी। ठीक है, ये आपका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। निबंध की बात करेंगे तो देखिए इसमें निबंध दिया है, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण उपाय, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व और मेरे प्रिय कवि। देखिए स्वच्छता और अभियान में जो जन जन का कल्याण पर निबंध है हम आपको लिख कर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषक एवं मजदूर हैं। दरिद्रता अर्थात गरीबी, अस्वच्छता अर्थात गंदगी में बसती है, क्योंकि गंदगी हमारे भीतर और वातावरण में नकारात्मकता का संचार करती है। नकारात्मकता व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ से रोकती है और पुरुषार्थहीन व्यक्ति के पास दरिद्रता स्वयं ही आ जाती है। इसलिए सुख समृद्धि से परिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए स्वच्छता अनिवार्य है। ठीक है, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी हटाओ का नारा सभी सरकारों ने देश को दिया, किंतु देश की गरीबी न मिट सकी। आखिर अस्वच्छता से रहते गरीबी हटे भी तो कैसे। हमारे पुराणों में भी कहा गया कि लक्ष्मी स्वच्छता में निवास करती है, इसलिए हमें तो लक्ष्मी पूजन के पर्व के पूर्व घर की संपूर्ण सफाई का विधान किया गया है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो यह सर्वविदित है कि गंदगी रोगों से फैलने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। गंदगी में रहते जब व्यक्ति स्वस्थ ही न रहेगा तब वह काम की भी क्या करेगा। निरुधम्मी के पास लक्ष्मी नहीं आती, यह स्वतः प्रमाणित है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके के जो आपके लिए दिया गया है पूरा, देखिए यहाँ पर जो आपके लिए दिया गया है सबको अच्छी तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान 25 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 के बीच केंद्रीय विद्यालयों में नवोदय विद्यालयों में आयोजित किया गया। इस दौरान जाने वाली गतिविधियां प्रकार रहीं। पहला क्या रहा कि शिक्षकगण स्कूल कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन बच्चे के साफ सफाई और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से महात्मा गांधी की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षाओं को संबद्ध करें। पहला क्या है। दूसरा, कक्षा, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों आदि की सफाई करना। स्कूल में स्थापित किसी भी मूर्ति या स्कूल की स्थापना करने वाले व्यक्ति के योगदान के बारे में बात करना और इनकी मूर्तियों की सफाई करना। शौचालयों और पीने के पानी वाले क्षेत्रों की सफाई करना। रसोई और भंडार गृह की सफाई करना। ठीक है, स्कूल के बगीचों को रख रखाव सफाई करना। खेल के मैदान की सफाई करना। स्कूल भवन का वार्षिक रख रखाव करना। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ निबंध है मेरे पास बच्चों। आगे देखिए क्या है हमारा कुंडलिया। कुंडलिया क्या होती है। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण व 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और पश्चात एक रोला जोड़ने से कुंडलिया बन जाती है। जो शब्द अधिकांशतः इसके अधिक में आता है वह इनके अंत में लगता है। जैसे अब आगे देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके लिए जो निबंध है अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।